नमस्कार प्रिय साथियों मित्रों। बिहार प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक की बहाली जो होने वाली है उसके सिलेबस मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और आज बीपीएससी द्वारा पूछे जाने वाले रिपीटर्स प्रश्न जो बार बार रिपीट किए जाते हैं ना, उसका संग्रह लेकर आया हूँ। इस वीडियो के सभी प्रश्न बीपीएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं आज बताने वाला हूँ, अगर उसमें से 5 या 10 प्रश्न भी इस प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक की परीक्षा में अगर पूछा गया तो बहुत ही सफलता आपके करीब होगी, क्योंकि इस परीक्षा में कट ऑफ बहुत अधिक नहीं है। तो चलिए साथियों, पहले यह जान लेते हैं कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए किस कैटेगरी को कितना मार्क्स लाने होंगे। पुरुष, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे। इसके लिए आज मैं ये वीडियो जो भी है आप देख रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, या ऐसा कीजिए आप ईयरफोन लगाकर कान में 2 बार सिर्फ सुन लीजिए। पूरा का पूरा जो है कंठस्थ याद हो जाएगा। और मेरा यह अनुमान है कि ये जो रिपीटर्स ये प्रश्न है, ये बार बार जो पूछे जाते हैं, है ना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस प्रकार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो इस परीक्षा में संभावित है वह मैं आपको बार बार उपलब्ध कराता रहूँगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका एक गुच्छा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके पहले चलिए देखते हैं कि किसके लिए कितना मार्क्स लाना आवश्यक है, क्वालिफाइंग का कितना मार्क्स होगा, कट ऑफ कितना जाएगा। तो पहले एक नज़र इस पे डालते हैं प्रिय साथियों। तो जैसा कि आप जो विज्ञप्ति जो जारी किया गया था उसमें क्या था, ये कट ऑफ जो दिया गया है, देखिए ये कट ऑफ जो दिया गया यूआर के लिए, सामान्य कोटि के लिए 40%, यानी कि 150 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। 150 प्रश्न होंगे तो इनको केवल 60 अंक लाने होंगे यूआर के लिए। अब देखिए बीसी के लिए 36%, बहुत ही मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं 36%, ये 36%, यानी 36.5% बीसी के लिए, और ईबीसी के लिए 34%। प्यारे साथियों, तो ये 34% जो है, 150 का 34% ईबीसी के लिए और बीसी के लिए 36.5% अंक लाने होंगे। तो अगर इस वीडियो में जो भी मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं, और हो सकता है संभावित इसमें से अगर 5 या 10 क्वेश्चन मिल गया तो समझ लीजिए कितना आपको चाहिए होगा। यानी कि आपको अगर 36.5 या 34% यहाँ देखेंगे, एसटी, एससी और वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए तो बहुत ही वरदान है, ओनली 32%, यानी कि 32% आपको जो है पीडब्ल्यूडी और निःशक्त, है ना, निःशक्त के लिए, दिव्यांगों के लिए जो है ये मार्क्स आपका जो फुलफिल करना है बहुत ही आसान है। तो प्यारे साथियों, इसको जो है बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं है ना, बस इतना ध्यान रखना है कि आप निगेटिव मार्क्स नहीं करें, है ना, क्योंकि 4 पर 1 कट जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एकदम लगे कि 100% ये श्योर हैं तो उसको आप करिए, अन्यथा जो है उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि 150 प्रश्न है ना, 150 प्रश्न को ध्यान से अगर देख लेते हैं तो आपका जो है, अगर सामान्य कोटि के है तो 40% कोई ज़्यादा है नहीं, अब बीसी के लिए तो और बहुत ही कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बस आपको क्या, ये ईबीसी, ये 40, अगर 40 भी आपका मार्क्स आ जाता है, 40-45 के लगभग में 50 तक, तो आपका जो है ये क्वालिफाइंग कर जाएंगे, है ना। तो इसमें ये देखेंगे, क्योंकि प्रधान शिक्षक के लिए देखिए, ये प्रधान शिक्षक के लिए आपको कम से कम अभी 39,000, लगभग 39,000 पद जो है खाली, है ना। तो अभी जो है माध्यमिक के लिए जो निकला हुआ है, माध्यमिक के लिए, है ना, तो माध्यमिक के लिए जो है सीट है, तो उसमें तो बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो प्रधान शिक्षक के लिए जो प्राथमिक विद्यालयों में हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न संभावित है, उसके आंसर आप एक बार सुनते रहेंगे, ध्यान से 1-2 बार देख लेंगे। इसमें से ऐसा लग रहा है कि जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, और ये बिहार से रिलेटेड, ओनली बिहार के जितने भी प्रश्न हैं बिहार से रिलेटेड। ऐसे तो आपको जीएस में बहुत सारे प्रश्न पूरे ऑल इंडिया लेवल का होगा, लेकिन बिहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो आज मैं जो प्रश्न लाया हूँ, यह पहला
ये सेट है, ये पहला सेट है। ऐसा सेट मैं बार बार आपके लिए लाता रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कि मैं बार बार इसको आपको तक जो भी होगा हेल्प, जो भी जहाँ से भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार बीपीएससी लेवल का, तो वो सभी मैं अवेलेबल कराता रहूँगा। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको ध्यान से देखते रहें, है ना। हाँ तो साथियों, ये पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्री दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है। तो वैसे कि बिहार की है। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब बिहार से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस बार ये बहुत बार रिपीट किया गया है, तो इसको देखते रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये देखें कि 2011, दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है। तृतीय स्थान, तीसरे स्थान पर जनगणना के अनुसार ये जो है फर्स्ट यूपी है, और दूसरा जो है यहाँ देखेंगे, और तीसरे नंबर पर ये है। और बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। गया। पटना, दरभंगा, समस्तीपुर नहीं, गया सबसे बड़ा जिला है ना। ये क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहे हैं ना दोस्तों, तो इसको देखेंगे गया हो जाएगा। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कहाँ सबसे ज़्यादा। झारखंड में। मरणांक दर जो है झारखंड में सबसे अधिक है, तो इसको देख लेंगे। ये रिपोर्ट आयर के अनुसार, ये रिपोर्ट जो दर्शाया गया है, ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार पूछे जाएंगे दोस्तों। ये बार बार रिपीट किए जाते हैं। 2011 के अनुसार झारखंड, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है ना। 45.85%। उस समय जब अलग हुआ ना 2000 में, तो उस समय 45.85% जमीन लेकर झारखंड अलग हो गया है ना। झारखंड अलग हो गया 2000 में, तो इसको देखेंगे। और अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो बिहार, यहाँ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये संयुक्त बिहार था। आप देखेंगे भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है, मतलब कुल जनसंख्या भारत की है ना, तो बिहार की जनसंख्या का उसमें कितना प्रतिशत है। 2011 का 8.60%। ये पूरे बिहार में साक्षरता दर लगभग कितनी है, 61.8%। इसमें पुरुष और महिला दोनों की बात है, तो साक्षरता की दर लगभग 61.8% है बिहार में साक्षरता दर, है ना प्यारे साथियों। इसको देख लेंगे, और इसमें सभी जो है देख पाए, और साक्षर सबसे ज़्यादा जो है रोहतास में है, और सबसे कम जो है ये देखेंगे सबसे कम पूर्णिया। ये साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रोहतास में है, और कुल बिहार में 61.8 है, जिसमें साक्षर सबसे ज़्यादा रोहतास में है। ये जनसंख्या जो है उस समय जनगणना हुई थी उसके अनुसार बता रहे हैं। अब बिहार में कुल जनसंख्या, बिहार की कुल जनसंख्या 100 मिलियन, ये मिलियन में लेकर के नहीं चले, मिलियन यहाँ दिया गया है, लेकिन जो है ये 10 करोड़ 40 लाख मानकर चलिए ना। 10 करोड़ 40 लाख बिहार की कुल जनसंख्या, ये मिलियन में दिया हुआ है, 100 मिलियन है ना लाख, लेकिन यहाँ पर ये 10 करोड़ 40 लाख आप ऐसे बोलेंगे। ये 94-52 तो नहीं, जैसे सीधे सीधे एक सिंपल एक दिमाग में रख रहे हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 10 करोड़ 40 लाख। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन, घनत्व में भारत में प्रथम है बिहार। यहाँ का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। प्रति किलोमीटर की बात करें 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर में यहाँ पर होते हैं, निवास करते हैं, तो भारत में प्रथम स्थान है बिहार का। ये जनसंख्या घनत्व का था। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला तो शेखपुरा है, ये बाद में जो जिला बना बहुत ही छोटा जिला है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या है। उसके बाद वृद्धि दर की बात करें तो 2000 यहाँ देखेंगे तो जनगणना जो हुआ था उसमें वृद्धि दर की बात करें तो ये जनगणना बिहार में जो हुआ था तो 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 जिला पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया, और सबसे कम शेखपुरा है। उसके बाद शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद। ये शेखपुरा नंबर 1 पर है, यानी न्यूनतम में, यानी कि कम में, माने सबसे ज़्यादा जो है शेखपुरा सबसे कम है, मतलब न्यूनतम में सबसे न्यूनतम ये शेखपुरा है नंबर 1 पे, और सबसे अधिक में पटना है, ये जनसंख्या वाला जिला। क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, जनसंख्या के हिसाब से बात कर रहे हैं यार दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे वृद्धि दर 2011। तो ऐसा जो है हमारे बिहार का जो है 25.4%, जबकि राष्ट्रीय औसत होना चाहिए 17.7% होना चाहिए, यानी कि 7.7% अधिक है। जितना होना चाहिए ना उससे ज़्यादा है, 7.7% जो है वृद्धि दर है। अब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है, यहाँ देखेंगे मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया और पूर्वी चंपारण जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दर यहाँ पर मधेपुरा नंबर 1 पे है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला गोपालगंज है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो गोपालगंज। बाहर
यहाँ बिहार में औसत जन्म दर कितना है? 27.7 2011 के अनुसार जो है 27.7। बिहार में शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हज़ार, 1000 पर 44 शिशु ही औसतन मर जाते हैं। बिहार में पुरुष और महिला की औसतन आयु 65.5 और 66.2 ये औसतन आयु है। ऐसे तो 100 वर्ष तक भी जिंदा रहते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर औसत निकाला गया तो जो है पुरुषों का 65.5 और महिलाओं का 66.2% जो है औसतन आयु है 2011 के जनगणना के अनुसार। ये बिहार के आंकड़े, ये बिहार से रिलेटेड जितने भी बातें आपको बताई जा रही है प्यारे साथियों, इसको आप देखते रहेंगे। वैसे आपको बता ही चुके हैं कि हर बार हम आपके लिए नए नए सेट और जो रिपीटर्स क्वेश्चन है बार बार जो पूछे जाते हैं, जो है बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित किए जाते हैं 64वां जो है चल रहा है ना, उसमें बार बार जो पूछे जाते हैं उसमें से सभी छांट कर हम आपके लिए ये गुच्छा लेकर के आए हैं। इसको जो है आप देखते रहेंगे। ये जीके जो है टॉपर जो है बिहार के लिए जो है जितने भी निकाले गए समान अध्ययन का, उसमें बीपीएससी जो पूछे जाते हैं उसको ध्यान से रखेंगे प्यारे साथियों। और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सामान्य कोटि के लिए मात्र 40% ही मार्क्स जो है क्वालिफाइंग के लिए है। उसके बाद पिछड़ी जाति के लिए आप देखेंगे और अत्यंत पिछड़ी के लिए और है। बिहार में औसतन जन्म दर तो आपको मालूम है 27.7 और मृत्यु दर जो है 44 प्रति हज़ार पर, 1000 पर 44 ये जो है देखेंगे प्यारे साथियों। और ये आयु की बात करें तो पुरुषों का ये देखेंगे। जनसंख्या घनत्व 2011 का जो ये जनगणना हुआ था उस समय की बात बता रहे हैं, तो उस समय की सारे आंकड़े यहाँ उपलब्ध है। चूँकि करंट अफेयर में से भी पूछे जाएंगे, इसका अलग से वीडियो आपको मिलता रहेगा। हर बार आपको नए नए जो भी सब चीज़ अवेलेबल मिल जाएगा यहाँ पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो टोटल का टोटल हम लगातार देते रहेंगे। तो आप समझ गए कि घनत्व के हिसाब है 1106 प्रति किलोमीटर। तो यहाँ पर देखेंगे जन घनत्व के हिसाब से, और सबसे ज़्यादा शिवहर में है। सबसे ये घनत्व के हिसाब से शिवहर है, और सबसे कम घनत्व जो है 5 जिला यहाँ पर कैमूर, जिसको हम लोग भभुआ बोलते हैं, कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, ये लाइन से आप 5 जिले देख रहे हैं जिसमें घनत्व सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा घनत्व जो है यहाँ देखेंगे ऊपर में जो बताए थे शिवहर। ये सभी जनगणना जो है देखें 2011 के अनुसार यहाँ सारी आंकड़े आपके सामने हैं। इसमें से अगर 5 से 10 भी क्वेश्चन आप मिल जाता है तो समझिए बहुत ज़्यादा आप सफलता के करीब रहेंगे। इससे जो है आप देखेंगे तो अगला देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला की बात करें तो रोहतास नंबर 1 पे है। रोहतास, वो चाहे पुरुष महिला कोई भी हो, लेकिन साक्षरता दर रोहतास का सबसे अधिक है। तो ये जिले जो है मिलते हैं रोहतास पुरुष के लिए, और महिला में भी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रोहतास का है। ये क्वेश्चन पूछेगा प्यारे साथियों, तो इसको आप देखते रहेंगे। दोस्तों इसमें देखेंगे न्यूनतम पुरुष साक्षरता किस जिले में है, तो पूर्णिया में न्यूनतम की बात कर रहे हैं। और साक्षरता जिला जो ये महिला के लिए है ये सहरसा है। पहले ये जो है पूर्णिया यही था, लेकिन ये जो है अब चेंज हो गया है। लिंग अनुपात देखा जाए तो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो कौन सा है, तो यहाँ देखेंगे गया, ये जिला जो है सबसे यहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। अब अगला देखें न्यूनतम कौन है, शिवहर। ये शिवहर जो बार बार पाँच ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें शिवहर का नाम आएगा। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में एसटी शेड्यूल ट्राइब का जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब पश्चिमी चंपारण में, सबसे कम शिवहर में। तो आप देखें कि शिवहर जो नाम है ये जिला बार बार ये आंकड़े यहाँ प्रस्तुत है, ऐसे विजुअल नहीं हो पा रहा है, फिर भी साथियों इसको देखेंगे तो आपको एक एक करके टोटल हम बताते चले जा रहे हैं, इसमें से कुछ भी मिल सकता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो पटना है, और सबसे कम जो है शिवहर है। तो प्यारे साथियों जो अभी बताए हैं सेम टू सेम वही बात देते जाएंगे। आगे आपको जो भी प्रश्न आएंगे उसको 1 से 2 बार देख लीजिए ना, क्लियर हो पाएगा। 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। और बार बार इस टाइप का क्वेश्चन जो है बीपीएससी से पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वाकई में इसमें से बार बार पूछा जाता है। अनुसूचित जनजाति की बात करें सबसे अधिक तो पश्चिमी चंपारण की बात करें, या न्यूनतम जो शिवहर में देखें आप लोग। और अनुसूचित जाति में गया है। और ये देखेंगे 5 जिले ऐसे हैं जो जन घनत्व में सबसे नंबर 1 पे शिवहर है, और सबसे कम में कैमूर जो भभुआ जिसको बोला जाता है प्यारे साथियों। इसको देखते रहेंगे। आगे
ये वीडियो कौन तक देखेंगे, ये पूरा का पूरा इसमें से देखेंगे। निश्चित रूप से मेरा जो है अनुमान है, और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो बस 1 से 2 बार देख लेंगे, क्लियर होता रहेगा। और हर बार आपको 2 दिन के अंदर में जो भी है, जो भी आंकड़े हैं, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे आपको देखेंगे कि जहाँ से पूछे जाते होंगे वो रिपीटर्स क्वेश्चन आप उसका क्लियर करते जाएंगे। अब देखें त्रिवेणी नदी ये त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो गंडक पर, आप लोग सब जानते ही हैं। अगला जो है मैप के अनुसार बताएंगे बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं। तो नेपाल से सटे हुए तो मधुबनी है, किशनगंज और सीतामढ़ी है, लेकिन पूर्णिया नहीं है, चूँकि पूर्णिया बंगाल से सटे हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोग साथियों जानते हैं कि जो है नेपाल से सटे हुआ जो जिला है उसकी बात कर रहे हैं। तो मधुबनी है, किशनगंज और सीतामढ़ी भी है, लेकिन पूर्णिया नहीं है, जो पश्चिम बंगाल, ये बंगाल से सटा हुआ है, ये वो सीमा जो है साझा करता है पूर्णिया। तो इसमें देखेंगे ये आंकड़े आप देखेंगे, ये यहाँ देखिए ये पूर्णिया है या बंगाल, तो इस तरह से बंगाल जो है ये सटा हुआ है पूर्णिया से, तो पूर्णिया है, बाकी सब जो है नेपाल से सटे हुआ है। बिहार का ये जिला जो 3 देख रहे हैं ना ये। अगला देखेंगे कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है, तो कटिहार है ना। ऐसा पूछा जाएगा कि मोतिहारी से कौन सा पूर्व में है, ऐसा नहीं है, हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार के सबसे पूर्व में। अब बिहार में ये जो झील है, कौन सा झील जो है बिहार का है, तो अनुपम झील है, चूँकि सांभर झील, सुकना झील और कामा झील तो यहाँ है नहीं। पहले हम चौर के बारे में और सोता के बारे में आपको बताए थे। सोते जो गर्म जल जरकुंड होते हैं ना सोते, तो राजगीर में सबसे ज़्यादा है ना, राजगीर में गर्म सोते जो है। और ये जो है सबसे ज़्यादा जो है, या देखेंगे कौन से बिहार में स्थित है, तो ये अनुपम झील है ना। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है, तो झील सांभर, सुखना झील और कामा झील यहाँ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो इसमें देखेंगे ये कर्मनाशा, गंडक है ना। तो इसके निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो ये तो अभी कटिहार अभी बताए हैं, ये नक्शा में देखेंगे, मैप में देखिए, यहाँ पर ये कटिहार इधर पूरब में पूरा का पूरा है ना, और इधर आपका पूर्णिया, भागलपुर, और इस साइड में आपका पटना देखेंगे, है ना। तो इसको देखेंगे सबसे ये पूरब की भाग, पूर्वी भाग है कटिहार, है ना। ये टोटल मैप से आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जो है आप देखेंगे ये इधर हो जाएगा पूर्णिया, और ये हो जाएगा यहाँ पर देखें पटना, ये भागलपुर जैसे हो गया, और ये जो पूरब में देख पा रहे हैं, पूरब में सब कटिहार यहाँ पर देखेंगे, तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में ये कटिहार जिला जो है यहाँ देखेंगे। अगला जो है यहाँ पर सभी आप देखते रहेंगे साथियों, तो आपको ये बीपीएससी में बार बार ये टोटल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो है अन्य ज़िले जो बहुत सारे देखेंगे, इधर बंगाल, इधर उड़ीसा, इधर झारखंड, तो जो संयुक्त बिहार था अलग अलग बट गया है ना। अब देखें 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी, क्योंकि उस समय क्या था कि झारखंड साथ में था, तो झारखंड साथ में था तो कुल जिलों की संख्या 55 थी। लेकिन अब क्या हो गया, झारखंड अलग हो गया तो 37, झारखंड अलग होने के बाद 37, अब तो 38 हो गया है। लगभग कितने ज़िले अभी हैं, 38, झारखंड बनने के पश्चात 37 और बाद में अब हो जाएगा 38 हो गए हैं। तो ये जो है पहले 55 था। अब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1916 में हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, बिहार का तराई प्रदेश कौन सा है, तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर है, ये तराई बोलते हैं ना, इधर तराई, भारत और नेपाल सीमा के समानांतर, तो ये तराई वाला क्षेत्र हो जाएगा टोटल का टोटल। अब आगे देखेंगे जो भी है, देखिए कहने का मतलब है कि जो है ये 40% लाना है। बिहार के सुमेश्वर श्रेणी सबसे नई है, 3 में सबसे नई है, तो 40% तो सामान्य कोटि के लिए ना है। उसके बाद पिछड़ी जाति के लिए 36.5% ही लाना है। और आगे देखेंगे बिहार का जो बताए हैं ना, ये सबसे नई है। बिहार के सुमेश्वर श्रेणी जो है ये सबसे नई है, ये जो है राजमहल से पुरानी या जो भी कुछ नहीं है। अब देखें छोटा नागपुर के जंगल जो है ये जो है सदाबहार है, सावना है, पत्रझर है, कांटेदार, ये पेडागोजी टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये 2 और 3 दोनों होगा, 2 और 3 यानी कि पतझड़ और शबाना दोनों है, इसको चुनना है। पटना का स्थानीय समय वही है जो भारतीय मानक समय है, कोई चेंज नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं है। ये जो है पटना का स्थानीय समय बीपीएससी में पूछा गया था, ये जो है यही है जो भारतीय जो समय। भारत की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या तो 5 है। ये बिहार की सीमा से लगने वाला भारत का राज्य यानी कौन सा राज्य है, कौन कौन से राज्य हैं जो बिहार के सीमा से, तो 5 राज्य हैं जो बिहार के सीमा से, भारत के राज्यों की संख्या जो है ना 5 है जो बिहार की सीमा से लगते हैं, है ना, सटे हुए हैं, इसको 5 राज्य जो बोल सकते हैं। तो इस तरह से
जैसा कि अगला देखेंगे, पूर्वी बंगाल का दुख कहे जाने वाला शोक, तो ये है दामोदर। हालांकि बिहार का जो शोक कहे जाने वाला नदी कौन सा है, तो ये है कोसी। और बाद बाकी यहाँ बंगाल का शोक कहे जाने वाला दामोदर, बिहार से उद्गम इसका होता है, लेकिन यह जो है बंगाल का शोक कहा जाता है, ये दामोदर नदी। ठीक है ना, तो इसको आप देखते रहेंगे, छोटा छोटा जो भी है इसको क्लियर करते रहेंगे। 2 बार सुन लीजिएगा। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी से। घाटी जो होता है ना, भ्रंश घाटी, इसको जो ऐसे अगर दिखाएंगे तो इसको चारों तरफ आयत बना करके ऊपर से एक कोना आ जाता है, ये गड्ढा बना हुआ रहता है और इधर से कटिंग रहता है। इस तरह से भ्रंश घाटी जो है दामोदर प्रवाहित होती है, तो इसको देख पाएंगे कि ये जो है भ्रंश घाटी है। बिहार दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में, तो ये टोटल आपको दिमाग में रहेगा। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए। ये हमें बार बार नेपाल से निकलने वाली नदियाँ जो है बिहार से होकर गुजरती है, और कोसी जो है जो शोक कही जाती है वो पूरी तरह से उत्तर भारत को बिहार को बर्बाद कर दिया। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो बौद्ध की। त्रिपिटक जो है किसकी है, अगला देखेंगे, चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मेगास्थनीज भी आया था, फयान भी आया था, वेत्संग भी आया था। लेकिन यहाँ देखेंगे फयान जो है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के, ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। बिहार में कौन सी स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह, चंपारण में 3 गठिया प्रणाली जब था उस समय, तो ये राजकुमार शुक्ल लेकर आए थे। अगला देखेंगे तो ये खाली जगह में बंगाल बिहार किराएदारों के अधिकारी के जो किराएदारी अधिनियम लागू किया गया था, कब की बात है, 1885 में किराएदारी अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, अधर्म के नहीं, धर्म के प्रतीक थे, इसलिए उनकी जीत होगी। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, छपरा है ना, 1920 के असहयोग आंदोलन में बहुत ही सक्रिय थे राहुल सांस्कृतिक। बिहार के अद्वितीय त्यौहार तो सबसे पहले मालूम है, छठ पूजा है बिहार का अद्वितीय त्यौहार। प्यारे साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था। ये संस्थापक कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त नहीं, कुमारगुप्त है ना। ये बीपीएससी में बराबर पूछा है, तक्षशिला के पास, जो तक्षशिला की बात कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। पटना में किस सिख के गुरु का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह, 10वें नंबर के गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के, अर्जुन देव 5वें नंबर के। ये भी पूछा जाता है, यूपी टेट में पूछा था। अब बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ, तो गया में हुआ था प्यारे साथियों। और वहाँ पर कई जो है मेंबर आए हुए थे। कुंवर सिंह का राज जो जगदीशपुर में अभी कुछ दिन पहले जयंती मनाई गई थी। अगला देखेंगे, बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, 9 मई 1859 को इनका देहांत हो गया था प्यारे साथियों। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम था जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था, तो वो थे फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष जो है इसमें भाग लिए थे सोशलिस्ट रिपब्लिक में। पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, शेरशाह ने बनाया था। कमेंट में लिखेंगे कि क्या क्या कोई जो भी अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था, तो राजगीर में। आप ऊपर जा करके है ना, जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये जापान का पूरा देखेंगे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा जनजातीय के बहुत बड़े नेता थे बिरसा मुंडा। उस क्षेत्र की पहचान कर जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, भागलपुर राजमहल में। भागलपुर राजमहल में संथाल जो थे 1855 अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, और वो जो है बहुत ही जुझारू थे, है ना, और वो तीरंदाजी वगैरह ये सब में बहुत ही माहिर थे। और यहाँ पर देखेंगे कि बिहार, अगला क्वेश्चन, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, राजकुमार शुक्ल। वहीं गए थे, बुला कर लाए थे महात्मा गांधी को 3 गठिया प्रणाली समाप्त। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, मुरली भरहवा से उनका बिलोंग था, वहीं पे थे। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है, तो फिरदौसी से है। सूफियों के किस संप्रदाय से है, फिरदौसी से है। तो यहाँ देखेंगे साथियों कि इसको जो है बिहार के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था, 1934 में हुआ। बिहार कांग्रेस मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। अब यहाँ पर देखेंगे पेडागोजी टाइप का दिया है, तो ये जो है 2, 3 और 4 रहेगा। 2 भी सही है, 3 भी सही और 4 भी सही। इस टाइप का क्वेश्चन ये कूट में पहचानने के लिए बोलेगा कौन सा है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। ऐसे विहार माने घूमना, बौद्धिस्ट लोग आते थे यहाँ घूमते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया विहार। विहार माने जो भ्रमण करने को हम लोग विहार करते हैं, लेकिन ये उससे उसका अर्थ हो गया बिहार, इसका पड़ गया बिहार। इसके अर्थ से लगे तो बिहार से हो गया बौद्ध मठ। इसका अर्थ होता है बिहार का, विहार माने घूमना।
बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा, और उस समय उड़ीसा जो है अलग हुआ था। 1936 की बात बता रहे हैं, 1936 में, है ना, 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया 1936 में। और 1912 में यहाँ बंग भंग हुआ 1905 में, और बिहार से बंगाल अलग हुआ 1912 में, और झारखंड हो गया 2000 में। बिहार से अलग हो गया झारखंड 2000 में। ये चारों एक ही थे, संयुक्त बिहार। लॉर्ड सिन्हा ने किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा ये जो है हुआ। किसके प्रयत्नों से? तो अगला हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो हुआ था, उसके बारे में प्यारे साथियों देखिएगा। इसमें तो पहले ही बता दिए कि 40% जो सामान्य कोटि के लोग हैं उनको लाना है, बस 60 नंबर लाना है 150 में से। आगे जो BC हैं, है ना, पिछड़ी जाति के, उनको 36.5%, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 34%, और महिलाओं दिव्यांगों के लिए मात्र 32% नंबर ही लाना है प्यारे साथियों। तो बहुत ईजी है। मेरे इस प्रत्येक वीडियो को 1 से 2 बार देखते रहेंगे तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, बस 1-2 महीने की बात है, और आसानी से आपका सभी के सभी क्लियर होते चले जाएंगे। बस आप निगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, चूँकि 4 अगर गलत हो गया तो 1 तो आपका मार्क कट जाएगा। तो इसको बस देखते रहिए। बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि आपके लिए ये गोल्डन चांस है, और बहुत आसानी से आप देख पाएंगे। तो चलिए जो है इसको आगे हम देखते हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी के सभी ज़्यादातर जो है अभी BPSC से रिपीटर्स क्वेश्चन कुछ ज़्यादा, आपको अगर 5 से 10 भी आप क्लियर कर लेते हैं प्यारे साथियों तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चूँकि हम बार बार जो है जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा हम आपसे इससे संभावित, इस परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने संभावित प्रश्न हैं वो सभी मैं देता रहूँगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उन प्रश्नों का आपके पास भंडार हो जाएगा जो BPSC में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें मैथ साइंस से लेकर और जितने पेडागोजी होंगे, करेंट अफेयर होंगे, और प्राचीन भारत से लेकर के और मध्यकालीन भारत हो या अभी आधुनिक भारत की बात हो, बिहार से रिलेटेड ज़्यादा होगा। अभी अब दीक्षा जो आप देख पा रहे हैं, दीक्षा जो है ये चल रहा है अभी ये प्रोग्राम, तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। तो सब पे ध्यान देंगे। और आगे जो है और सारे ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर से लेकर के सब कुछ जो आ रहे हैं उसका मैंने एक गुच्छ तैयार कर लिया है। वो संग्रह आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, उसका PDF फाइल भी आपको मिलेगा, कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं बताऊंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। हजारीबाग में बिहारी 1908 के छोटानागपुर कास्ट अधिनियम रोक लगाई थी, यहाँ पर बेठ बेगारों पर ये रोक लगा दी गई थी, अधिनियम रोक लगाई थी। ये जो है छोटानागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? 1908 में। अगर 1908 में छोटानागपुर कानून पारित हुआ था, अगला देखा 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, यहाँ वहाबी आंदोलन का बहुत ही बड़ा ये जो है केंद्र बन गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जो है वहाबी आंदोलन जो हुआ था ना उस समय जो है 1830 में, तो वो जो है पटना वो नगर जो है मेन केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर ही मेन केंद्र था, और इसमें रायबरे जो है 1830 1870 की बात है, वो जो है सारा सब मिल करके वहाबी आंदोलन का मुख्य भूमिका निभाए थे। और इसमें देखेंगे तो ये जो है बहुत ही बार पूछा जा चुका है मॉडर्न इतिहास में। ये देखेंगे तो मॉडर्न इतिहास में भी, चूँकि प्राचीन काल के जो है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित? देव में। ये जो है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो देव में। कह साथ ही इसको देखते रहेंगे, आगे देखते रहेंगे। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला जो है पूर्णिया है। सभी बिहार से ही रिलेटेड प्रश्न है इस वीडियो में, आप देख लीजिए। निम्नलिखित नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर से। जो नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 52.8% है। सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार जो सेंसस हुआ था 52.8% जो है श्रमिकों का जो है अनुपात है। अगला क्वेश्चन ये देखेंगे कि यहाँ पर जो सेंसस हुआ 2011 उसके बाद से तो कुछ आया नहीं इधर में,
तो जो प्रकाशन हुआ 2011 के आंकड़े बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और सभी आंकड़े यहाँ देखें। बिहार उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन है? ये गंडक परियोजना। इसमें यूपी और बिहार दोनों का संयुक्त जो है ये परियोजना है सिंचाई के लिए, ये गंडक परियोजना। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक 1952 में हटा दी गई थी 1952 में, लेकिन क्या हुआ, भू नियंत्रण सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया था। किसके हाथ में रह गया था? तो प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथ में रह गया था। ये जो है 1952 में प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथ में रह गया था। 1952 में जो है हटा दी गई थी, लेकिन फिर भी ये प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथ में रह गया था। इसमें देखेंगे बिहार में उत्पादन दृष्टि में चावल के बाद दूसरा फसल गेहूं है, उसके बाद मक्का है, चना और आलू है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो आप जानते ही हैं कि पहले जो है ये धान है, उसके बाद गेहूं और मक्का है। फिर देखेंगे बिहार की प्रमुख खाद्य फसल, तो वहीं चावल, गेहूं और मक्का, ये जो है कंप्लीट आपको दिमाग में होगा। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल तो गन्ना है, क्योंकि हम लोग ये व्यावसायिक फसल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए नहीं। बिहार का कौन सा शहर राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिमी चंपारण, जो बेतिया बोल रहे हैं ना, ये पश्चिमी चंपारण जो है इस शहर जो है राष्ट्रीय पार्क के लिए जो है प्रसिद्ध है, बेतिया शहर है ना। आगे देखेंगे कि इसमें बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत, तो ये वन से आच्छादित अब बात करें तो थोड़ा कमेंट करके आप बताएंगे, क्योंकि अभी की बात करें तो ऐसा बहुत सारा जिला है जहां वन जो है मात्र 2% से भी कम है। और यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा आप यहाँ पश्चिमी चंपारण में देख पाएंगे, वाल्मीकि नगर वगैरह में। और ये जो है यहाँ जो उद्यान है छोटे छोटे राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर एक ही आप देखेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, और कुछ है नहीं। देश के कुल खनिज उत्पादन कितना % बिहार में? ये कुछ नहीं है, खनिज तो है ही नहीं है ना। बिहार का बंटवारा जब झारखंड से होगा तो बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें लिखा उपयुक्त में से कोई नहीं, न 36%, न 60, न 16, कोई प्रतिशत नहीं है। ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं था। झारखंड अलग हो गया, सभी खनिज उधर चल गए, और हमारे यहाँ जो है जलोढ़ मिट्टी का भंडार, हम लोग कृषि ज़्यादा करते हैं, खनिज के मामले में वो लोग नंबर 1 पर है झारखंड में, है ना। यहाँ 1% से भी कम है, वो भी रोहतास में थोड़ा बहुत है उधर। तो जो सटे हुए हैं जमुई और रोहतास, उसी में से थोड़ा सा खनिज है। तो इसमें हम कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं था। और बीपीएससी में ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, और ये दिमाग में देना है कि भारत में निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एक अधिकार कथी पे है? पायराइट। पायराइट यहाँ ज़्यादा होता है, चूँकि रोहतास के साइड में ये पायराइट जो है ज़्यादा होता है। रोहतास में, बिहार में है, चूँकि सटा हुआ है, इसलिए रोहतास में पायराइट का जो है उत्पादन जो है नंबर 1 पर यहाँ है भारत के लिए, ये मेन है ना। अब आगे मुंडा जातियों का अधिकांशतः जो है कहाँ पे है? कटिहार में। मुंडा जातियाँ अधिकांशतः कहाँ बसी हुए हैं? कटिहार में। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सुशील कुमार मोदी ने करवाया था। उन्होंने एक बुक लिखा था, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, 2007 की बात बता रहे हैं। उसका नाम है लालू लीला। क्या नाम है? लालू लीला। सुशील कुमार मोदी के द्वारा लिखा गया था, लालू लीला, है ना। ये जो है सुशील कुमार मोदी के द्वारा लिखा गया था 2007 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम जनसंख्या किस कारण से है? तो इन सभी कारणों से नहीं है, ये मेन कारण है जो है शिक्षा। चूँकि यहाँ के लोग बहुत ही अशिक्षित हैं, तो बीपीएल में, बिलो पॉवर्टी लेबर, तो ये गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं ना, उसका मेन कारण है अशिक्षा। यहाँ लोग ज़्यादा अशिक्षित हैं, इसलिए जो है ये गरीबी, शिक्षा जो है गरीबी रेखा को हटाएगा ना। ये बीमारू राज्य के अंतर्गत है, बीमारू, है ना। तो बीमारू राज्य के अंतर्गत जो है बी से बिहार, ये पूरा आर से जो आप देखेंगे यू से यहाँ पर उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, 2 तरह के जो है कॉन्ट्राडिक्शन था। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? पटना में। थोड़ा जो देखेंगे इसको थोड़ा, बिहार में पहली चीनी मिल मढ़ौरा नहीं बनौरा कहेंगे, 1904 में जो है स्थापित हुई थी। बिहार में चीनी मिल जो है प्रथम चीनी मिल। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो जनरली बिहार राज्य वित्त निगम, यही हमें वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? पटना में। उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? पटना। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए, सबसे ज़्यादा सीमेंट वहाँ से जो है वहाँ उत्पादन। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छापड़ा गोपालगंज को जोड़ता है? तो 85। राष्ट्रीय NH 85 77 पर तो जब मोतिहारी से इधर गुजरेंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2? तो ये पटना है ना। NH 2 जो है पटना है ना। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में, चूँकि रामविलास पासवान उस समय थे और ये रेल मंत्री। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय से छद्मनानों से तहत
लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो पीर मोहम्मद मुनिश ने ये जो है किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। पीर मोहम्मद मुनिश